हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स, डिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने शोषण किया ट्राइबल पीपल का और उन्होंने इसके रिटेलिएशन में क्या किया ये देखने वाले हैं, और फिर कैसे विजन आया गोल्डन एज का, इस सब को डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। और ये है पार्ट 1। तो चलिए करते हैं चैप्टर स्टार्ट। तो 1895 की बात है। एक बिरसा नाम का व्यक्ति था जो छोटा नागपुर जो रीजन है झारखंड का, उसके जंगलों में घूमता फिरता रहता था। लोगों का कहना था कि इस व्यक्ति के पास मिराकुलस पावर्स हैं, दिव्य शक्तियां। बट ऐसा नहीं होता, इंसान है हम, दिव्य शक्तियां नहीं थी। लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि ये ट्राइबल थे, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। और उस टाइम पे ट्राइबल कम्युनिटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन ये थोड़े से समझदार थे, इनकी थिंकिंग पावर लोगों से ज़्यादा थी, तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते थे, चीज़ों को समझते थे, थोड़े पढ़े लिखे थे, इसलिए लोगों को लगता था कि इनके पास मिराकुलस पावर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी बीमारियों का इलाज जानते थे, जो ग्रेन्स है उसकी उपज कैसे बढ़ानी ये सब जानते थे। और तो और बिरसा ने खुद को भी क्या कह दिया था कि मुझे भगवान ने भेजा है ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं मुसीबत से, उनको गुलामी से छुड़ा सकूं, डिकूस की, आउटसाइडर्स की। और धीरे धीरे देखते ही देखते जो ये बिरसा था, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए, बहुत सारे। ये ज़रूरी नहीं था कि इसी की ट्राइबल कम्युनिटी के फॉलोअर्स हों। बिरसा किस ट्राइबल कम्युनिटी का था? मुंडास की। मुंडा एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो छोटा नागपुर झारखंड के रीजन में रहती है। लेकिन जो बिरसा मुंडा था, इसके फॉलोअर्स संथल्स भी थे, ओराउंस भी थे। ये अलग ट्राइबल पीपल हैं, अलग रीजन के, ठीक है। All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. बहुत तरह तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, अलग अलग हैं, लेकिन प्रॉब्लम सभी को हो रही थी अंडर द ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिश सभी का शोषण कर रहे थे। Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. इनकी जो नॉर्मल जिंदगी हुआ करती थी ब्रिटिश रूल से पहले, वो अब लुप्त होती जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे थे, अपने हिसाब से रहने नहीं दे रहे थे। इनकी जो लाइवलीहुड था, जो इनका खाना था, जिससे ये बेच के काम करके जैसे भी ये अपना खर्चा चलाते थे, वो भी अब खतरे में था। क्यों? क्योंकि इनका सब कुछ जंगल से आता था और जंगल पे ब्रिटिशर्स अपना राज करते जा रहे थे। इनका रिलीजन भी खतरे में था, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे। हम देखेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या हो रहा था। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अब ये देखिए, What problems did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders being referred to as Dikus and how did they enslave people of the region? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें बिरसा सॉल्व कर रहा था, रिसॉल्व करी, ठीक है, वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी। और यहाँ पर जो आउटसाइडर्स कहा जा रहा है, जिनको डिकूस कहा जा रहा है, ये डिकूस कौन है और किन लोगों को इन्होंने एनस्लेव किया है, कैसे किया है, ठीक है। और ट्राइबल पीपल के साथ क्या क्या हो रहा था ब्रिटिश रूल के अंदर, ये सब देखेंगे। इनकी जिंदगी, ट्राइबल पीपल की जिंदगी कैसे बदल रही थी, ये देखेंगे। These are some of the questions you will read about in this chapter, okay? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये एक इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, ठीक है। You have read about tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by the Brahmins. तो आपने अपनी पिछली क्लास में भी कुछ पढ़ा है ट्राइबल
कम्युनिटीज के बारे में, इनके कस्टम्स एंड रिचुअल्स, जो भी इनके रीति रिवाज हैं, पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं ब्राह्मण से। These societies also did not have sharp social divisions that have characteristics of caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kingship. तो जैसे नॉर्मली होता है वैसे यहाँ पर कुछ भी जाति वाति नहीं होती है ट्राइबल कम्युनिटीज में। ये लोग किंगशिप को फॉलो करते हैं, यानी कि कॉमन शेयरिंग पे बिलीव करते हैं, यानी कि अगर कोई ट्राइब रह रही है तो वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस हैं उस पर सभी का हक होता था। दिस इज किंगशिप। However, this did not mean that there were no social and economical differences between tribes. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइब्स के बीच में कोई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं होते थे। यहाँ पर भी डिफरेंस होते थे, हालांकि यहाँ पर उतने नहीं होते थे जितना नॉर्मल कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? पहले हम ये देखेंगे कि ट्राइबल ग्रुप्स रहते कैसे थे। By 19th century, tribal people in different parts of India were involved in variety of activities. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि 19th सेंचुरी तक क्या चल रहा था कि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते थे ट्राइबल पीपल, क्योंकि ट्राइबल पीपल तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और अपने अपने रीजन के हिसाब से वो जो उनकी कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, उस हिसाब से वो एक्टिविटीज क्या करते थे। अब उनमें से कुछ होते थे झूम कल्टीवेटर्स। अब ये झूम कल्टीवेटर्स क्या है? झूम झूम कर रहे हैं, क्या है ये झूम? पढ़ते हैं। Some of them practice झूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब झूम कल्टीवेशन को क्या कहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है शिफ्ट करते होंगे अपने आप को कहीं से कहीं और फिर कल्टीवेशन करते होंगे। वेरी इजी, शिफ्टिंग, शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, एंड कल्टीवेशन करना, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो होता कैसे है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, मोस्टली इन फॉरेस्ट। द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप्स to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. अब देखो इसमें क्या होता है कि ये छोटे हिस्से पे किया जाता था जमीन के, ज़्यादातर जंगलों में करते थे इस काम को, और इसके लिए पहले जो ट्री का जो ऊंचा हिस्सा रहता था उसको काट दिया जाता था ताकि सनलाइट आ सके ग्राउंड पर, और फिर जो ज़मीन पे वेजिटेशन था उसको जलाया जाता था और क्लियर किया जाता था ताकि वहां पर अब कुछ उगाया जा सके, कल्टीवेट किया जा सके। They spread the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil. अभी इन्होंने जो जलाया था तो वहां पर अब राख बची, इस राख को ये लोग फैला देते थे ताकि इससे मिट्टी कैसी हो, फर्टाइल हो जाए, क्योंकि इस राख के अंदर पोटाश होता था। They used the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. ये दो प्रकार के टूल्स यूज करते थे, एक तो एक्स और एक हो, ताकि ये अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सके, अच्छे से कर सके। कुल्हाड़ी की तो जरूरत पड़ेगी पेड़ों को काटने के लिए, तो इस प्रकार से टूल्स यूज करते थे। They broadcast the seeds, that is scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seed. ये क्या करते थे? सीड्स को फैला देते थे। जो प्लोफिंग होती है हल की मदद से, जो नॉर्मली बोआई की जाती है सीड्स की, वैसे नहीं करते थे, बिछा देते थे सीड्स को, फैला देते थे, इधर उधर बिखरा देते थे। Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. एक बार जब इनका क्रॉप उग गया, ठीक है, फिर इन्होंने हार्वेस्ट कर दिया, उसकी कटाई वटाई सब कर ली, ठीक है, तो उस जगह को छोड़ के ये दूसरी फील्ड में चले जाते थे। A field that had been cultivated once was left fallow for several years. एक बार जिस जमीन के टुकड़े पे ये लोग कुछ उगा लेते थे तो उसको बहुत सालों के लिए फिर
खाली छोड़ देते थे। ठीक है, अब ये फैलो वर्ड आया है। फैलो मीन्स क्या होता है? अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ व्हाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। तो ऐसा जमीन का टुकड़ा, फील्ड, जिसको आपने खाली छोड़ दिया है ताकि अब उसकी जो फर्टिलिटी थी वो वापस आ जाए, तो उसको फैलो बोलते हैं। तो ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, फिर दूसरी जमीन पे जाते थे, वहां कुछ उगाते थे, फिर जब वहां से फसल आ जाती थी तो उसको छोड़ देते थे, फिर तीसरी जगह पे जाते थे। तो इसलिए घूम घूम के करते थे, इसलिए झूम कल्टीवेशन कह रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो होते थे ये कहाँ पाए जाते थे? हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। मतलब हिली एरिया, पहाड़ी, और जहाँ पर जंगल पाए जाते हैं उन एरियाज में पाए जाते थे। और ये पहाड़ी एरियाज और जहाँ पर जंगल भी हो, ये दोनों एरियाज इंडिया में कहाँ हैं? तो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. तो ये जो ट्राइबल पीपल थी, इनकी जो जिंदगी है वो किस पे निर्भर करती थी? कि इनका फ्री मूवमेंट हो, मतलब कोई रोक टोक ना हो। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अगर रोक टोक लग जाएगी तो ये कैसे अपने कल्टीवेशन को शिफ्ट कर करके करेंगे? मुसीबत आ जाएगी। तो इसलिए इनका फ्री मूवमेंट होना चाहिए इनके लिए, एंड लैंड और फॉरेस्ट यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्रीली, कोई रोक टोक करने वाला ना हो इनको। तो इस तरीके से इनकी लाइफ पहले चलती थी और फ्री मूवमेंट पे डिपेंड करती थी। दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे ये आराम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कर पाते थे। अब देखो, कुछ ट्राइबल पीपल्स क्या होते थे? हंटर्स और गैदरर्स भी होते थे। ठीक है, इन मैनी रीजन ट्राइबल पीपल लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये वाले जो ट्राइबल पीपल, ये कम्युनिटीज जो थी कुछ, वो क्या करती थी? हंटिंग करती थी, और जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता है जैसे शहद वगैरह, इसको जमा करती थी। ठीक है, दे सॉ फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कर रहे हैं तो इनके लिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गुजर बसर करने के लिए। The Khons were such a community living in forest of Odisha. They regularly went out on collective hunts and then divided the meat amongst themselves. जिनमें से देखो यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आ गया है, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके नाम को याद रखें कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी किस जगह की है। जैसे है खोंड, खोंड ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है उड़ीसा में, और ये लोग क्या करते थे? हंट वगैरह करते थे, और जो भी इनको मिलता था मीट वगैरह उसको आपस में बांट लिया करते थे। फ्रूट्स भी खाते थे, और रूट्स को कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट की, फिर उसको कुक करते थे, एंड with the oil they extracted from the seeds of साल एंड महुआ। मतलब ये क्या करते थे? साल और महुआ के पेड़ों से जो तेल निकलता था उसमें फिर ये जो बाकी की चीज़ें जो भी इनको खाने लायक इनके हिसाब से उसको पकाते थे। बहुत तरह तरह की जो झाड़ियाँ हैं फॉरेस्ट की, श्रब्स और जो हर्ब्स होती हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते थे। ठीक है, और एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में क्या करते थे? ये अपना जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस इनको मिल रहा है, और सबसे कॉमन तो हनी है, इसको प्रोड्यूस कर रहे थे। आप भी जानते हैं हनी की डिमांड आज भी कितनी ज़्यादा है। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर। जो लोकल वीवर थे, ठीक है, जो वीवर थे और जो लेदर वगैरह का काम करते थे, वो क्या हो गए? खोन्स बन गए। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए रहता था? कुसुम और पलाश के फूल की ज़रूरत होती थी ताकि वो लेदर को या कपड़ों को कलर कर सकें। अब यहाँ देखिए पिक्चर में ये क्या है? डोंगरिया कंधा वुमेन है जो कि उड़ीसा की है, ये भी एक ट्राइब है, और ये पंडामस की पत्तियां लेके जा रही हैं, एक पेड़ होता है, ताकि प्लेट्स बना सकें। आपने देखा ना जिनको पत्तल कहते हैं, दावत वगैरह में उनमें खाना खाया जाता है, पत्ते की बनी होती है, तो वो इस पत्ते की बनी होती है, तो उसके लिए ये
लेके जा रही हैं। From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? अब देखो, इनको अनाज की, चावल की, इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि शहद और बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस खा के पेट नहीं भरा जा सकता। ठीक है, पेट भरने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए। अनाज तो फॉरेस्ट में उगता नहीं है, कल्टीवेशन करना पड़ता है। तो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? अब ऐसे आएगा कि जो व्यक्ति चावल उगाता होगा ये उसको अपना शहद दे देंगे, या जो भी उसको चाहिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो दे देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे गुड्स का। ये लिखा है, एक्सचेंज कर लेंगे, getting what they needed in return for their valuable forest produce. At other times they bought goods with small amount of earnings they had. और बाकी टाइम पे क्या होता है कि छोटे मोटे काम करके इनको जो पैसा मिला होता है उसके बदले में भी सामान खरीद लेते हैं। अब ये किस प्रकार के काम करते हैं? जैसे गांव में ये भार उठाने का काम करते हैं, है ना, सामान उठाने का, सड़क बनाने का काम करते हैं, या किसी के फील्ड में लेबर की तरह काम करना, किसान की तरह काम करना, छोटे किसान की तरह, लेबर वाले। ठीक है, और जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो सप्लाई होती है ये कम हो जाती है तो मजबूरन इन लोगों को काम ढूंढना ही पड़ता है एक लेबर की तरह, क्योंकि और कोई काम तो ये कर नहीं सकते, तो ऐसा ही काम इन्हें ढूंढना पड़ता है। बट मैनी ऑफ देम लाइक बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। बेगास एक और ट्राइबल कम्युनिटी का नाम देख रहे हैं यहाँ पर, बेगास। बेगास पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के इस रीजन में, ये लिखा है बेगास। ठीक है, सेंट्रल इंडिया है ये हमारा। और ये बेगास ऐसे हैं कि ये क्या देखते हैं अपने आप को, themselves as a people of forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of bega to become a labor. ये बेगास ऐसे होते हैं जो अपने आप को जंगल का ही व्यक्ति मानते हैं कि अपनी गुजर बसर हम जंगल के ही प्रोड्यूस पे करेंगे, और इनको छोटा काम लगता है लेबर बन जाना, मतलब अपनी डिग्निटी को गिराने जैसा फील करते हैं ये, है ना, थोड़ा शर्मिंदगी भरा काम समझते हैं लेबरगिरी को, लेबरर बनने को। तो इनको क्या सही लगता है कि हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही रहें, और ये बिलो द डिग्निटी ऑफ बेगा है कि वो एक लेबर बन जाए। ठीक है, Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. कई बार क्या होता है, ट्राइबल ग्रुप्स जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है इसको लोकल मार्केट में जाके बेचते भी हैं, उससे थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो वो चीज़ खरीद लेंगे जो इनके उपयोग की है, जैसे अभी हमने देखा अनाज। This led to their dependence on the traders and money lenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at higher prices. लेकिन इस सब की वजह से क्या होता है कि ये डिपेंड हो जाते हैं किन पे, मनी लेंडर्स पे और ट्रेडर्स पे। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इनसे सस्ते में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीद लेते हैं और फिर महंगे दाम पे खुद मार्केट में बेच दिया करते हैं। मनी लेंडर्स इनको लोन भी दिया करते हैं कई बार, ताकि इनकी जो कैश की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स वॉज यूजुअली वेरी हाई। तो मनी लेंडर्स हम देख रहे हैं कि पुराने टाइम से क्या करते आ रहे हैं कि वो एक जाल में फंसा देते हैं इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, इंसान दे नहीं पाता और फिर वो एक तरीके से उन गुलाम बन के रह जाता है इन मनी लेंडर्स का मात्र। यही हम देखते आ रहे हैं, पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा था, जो इतने सारे हमने परमानेंट सेटलमेंट तो सब में देखा था, जमींदारी से इसमें क्या कर रहे हैं जमींदार से सब हम देख के आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। सो फॉर द ट्राइबल मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीट डेब्ट एंड पॉवर्टी। तो इसीलिए ट्राइबल्स के लिए मार्केट और कॉमर्स का मतलब क्या है, डेट में आ जाना, काय में आ जाना, डेट में आ जाना और गरीबी में आ जाना। ठीक है, डेट समझते हो ना, कर्जा, इसे डेट बोला जाता है, बी साइलेंट होता है, डेप्थ नहीं है, ये डेट है। They therefore came to see the money lenders and traders as evil outsiders and the cause of their misery. इसलिए ये लोग जो मनी लेंडर्स हैं और जो ये ट्रेडर्स हैं इनको क्या समझते हैं, एक राक्षस समझते हैं, आउटसाइडर राक्षस है ये, जो हमारी सारी मुसीबतों की वजह बने हुए हैं।
कोई भी समझेगा इनकी क्या गलती है इसमें, सही बात है कि नहीं। अब देखो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हर्डेड भी करती थी एनिमल्स को, मतलब हर्डर्स का काम करती थी, ठीक है, चरवाहों का। Many tribal groups lived by herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. ये वो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं जो पैस्टोरलिस्ट होती हैं, मतलब ये एक झुंड लेके घूमती हैं जानवरों का, भेड़ बकरियों का, एक जगह से दूसरी जगह सीजन्स के अकॉर्डिंग। When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. जब क्योंकि इनके जो एनिमल्स हैं वो घास वगैरह खाते हैं, तो जब एक जगह की घास खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह में पहुंच जाते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट करते हैं। The one Gujjars of Punjab hills and the Labadis of the Andhra Pradesh were the cattle herders. देखो इसमें लिखा है, एक तो वन गुज्जर और लबदीज, ये लोग क्या होते हैं, कैटल हर्डर्स होते हैं। द गड्डीज ऑफ कुल्लू वर द शेफर्ड्स, यानी शीप वीप रखते, भेड़ वगैरह रखते हैं। एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में कौन सी होते हैं, बकरवाल्स, जो कि क्या करते हैं, गोट्स को रखते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। बट जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज का नाम मैं आपको बता रही हूँ, आपको उनका नाम याद रखना है, ठीक है, स्टेट के साथ आपको उनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ टाइम टू हंट, a time to sow, a time to move to a new field. Have you ever noticed that people living in different types of societies do not share the same notion of work and time? The lives of the shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and division of tasks for men and women. क्या आप कभी आपने ये सोचा है कि जो अलग अलग सोसाइटीज हैं वहाँ पर लोगों का काम करने का तरीका टाइम के हिसाब से डिफरेंट होता है। हो सकता है जिस टाइम पे आप सोएं उस टाइम पे उस कम्युनिटी के लोग काम करते हो, और जब वो काम करते हो तब हमारे यहाँ सोते हो। भले आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि लोग रात रात जगते हैं, कोई पढ़ता है, कोई काम करता है, या लेट नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं आजकल फैक्ट्रीज में, लेकिन जो एक जनरल हमारे यहाँ की जो टेंडेंसी है, या जनरल जो हमारा एक क्या कहते हैं रूल है, वो यही है कि दिन में काम करना है, सुबह जल्दी उठना है और रात में सो जाना, मतलब ये तो एक जनरल रूटीन होता है। लेकिन इसको हम आजकल थोड़ा सा ये चेंज हो गया, लेकिन कुछ कम्युनिटीज ऐसी ही हैं जिनमें रात में वो लोग काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो डिफरेंट। Verrier Alvin, a British anthropologist who lived among the Begas and Khonds of central India for many years in 1930s and 1940s, gives us a picture of what this calendar and division of tasks was like. He writes, तो अभी हमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स करते थे, हंटर्स होते थे, ये अपने पूरे काम को एक कैलेंडर की तरह से करते थे, कैलेंडर बना रखा था इन्होंने, और काम को बांट रखा था औरत और आदमी के बीच में, डिवीजन ऑफ टास्क कर रखा था। तो एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ह्यूमन की स्टडी करते हैं, इंसानों के बारे में स्टडी करते हैं, कि ट्राइबल कम्युनिटीज हो चाहे और कोई इवैल्यूएशन हो, ये सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं अंडर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट। तो वैसे ही एक वेरियर एल्विन है, ये 1930 से 1940s के बीच में ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में रहे हैं, ठीक है, और वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी थी, सेंट्रल इंडिया की थी, बेगास एंड खोंड्स। और जो भी इनको समझ में आया इनके साथ इतने टाइम वक्त गुजार के, तो इन्होंने लिखा वो, इन चैट वुमेन वांट टू क्लियरिंग टू। अब देखो यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं ना, चैत, बैसाख, ये अपने नाम है, मतलब कार्तिक, ये सब अपने हिंदू कैलेंडर्स के नाम है जो आजकल कम यूज किया जाता है, हम जनवरी फरवरी यूज करते हैं, लेकिन असल में जो हमारे कैलेंडर्स में होते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार यही नाम होते हैं, चैत, बैसाख, पूष, ये सब। तो देखो ये क्या लिखते हैं, इन चैत वुमेन वांट टू क्लियरिंग्स टू कट स्टॉक्स दैट वर ऑलरेडी रीप्ड। तो जो भी बचा कुचा होता है जमीन पर,
उसको साफ करने के लिए जाती हैं, मतलब क्लीन करने जाती हैं फील्ड को चैत के महीने में औरतें। मैन कट लार्ज ट्रीज एंड गो फॉर देयर रिचुअल हंट। फिर उसके बाद औरत जो आदमी है वो बड़े बड़े पेड़ों को काटने जाते हैं और जो भी उनका हंटिंग वाला काम होता है उसे करते हैं। हंट को ये करते हैं फुल मून वाली रात में, यानी कि पूर्णिमा की रात में। फ्रॉम द ईस्ट, पूरब की दिशा से करते हैं। ट्रैप्स ऑफ बैम्बू वर यूज्ड फॉर हंटिंग। ये क्या, बांस की लकड़ियों को, बांस के ट्रैप्स यूज करते हैं, मतलब जाल बनाते हैं बैम्बू का शिकार करने के लिए। द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सैगो, टमरिंड एंड मशरूम। तो इस तरह के जो खाने की चीजें हैं इनको कलेक्ट करने का काम औरतों का रहता था। बेगा वुमेन कैन ओनली गैदर रूट्स और कंडा एंड महुआ सीड्स। जो बेगा कम्युनिटी की विमेन होती थी वो सिर्फ जड़ों को कलेक्ट करती थी, चाहे फिर वो कांटा हो, महुआ हो, ऐसे। Of all the Adivasis in central India, the Begas were known as the best hunters. सेंट्रल इंडिया में रहने वाले जितने भी आदिवासी हैं उनमें से सबसे अच्छे शिकारी कौन होते हैं? बेगास होते हैं। इन बैसाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस। बैसाख का जब महीना आता है तो फॉरेस्ट में फायर की जाती है और वुमेन क्या करती है? गैदर्ड अनबर्न्ड वुड टू बर्न। तो जो जली हुई लकड़ी नहीं होती है जो जलाने के काम में आएगी उसको कलेक्ट करने का काम कौन करती है? औरतें करती हैं। और आदमी क्या करते हैं? शिकार करते हैं। बट नियर देयर विलेज इन जेठ सोइंग टुक प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेंट ऑन। हंटिंग तो ये हर महीने में ज्यादातर करते रहते हैं। अब बैसाख, अब आ गया क्या? जेठ आ गया। अब इसमें क्या करते हैं ये लोग? बीज बोते हैं। फ्रॉम आषाढ़ टू भादो द मैन वर्कड इन द फील्ड्स। आषाढ़ से भादो तक जो आदमी होते हैं वो फील्ड्स में काम करते हैं। इन क्वार द फर्स्ट फ्रूट ऑफ बीन्स वर राइप्ड एंड इन कार्तिक बिकेम राइप। क्वार आते आते क्या होता है, जो पहला फ्रूट होता है बीन का वो थोड़ा पकता है और कार्तिक में बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। इन अगेन एवरी क्रॉप वॉज रेडी एंड इन पूस विनोइंग टुक प्लेस। अगान आते आते सारे क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं और पूस में इनकी मतलब तोड़ना स्टार्ट हो जाता है, फ्रूट्स को विनोइंग करना स्टार्ट हो जाता है। पूस वॉज ऑल्सो द टाइम फॉर डांसेस एंड मैरिजेस। और क्योंकि फसल कट के तैयार आ जाती है तो बाकी खुशी का माहौल होता है, तो इसलिए पूस के महीने में शादी ब्याह भी होती है और डांस वगैरह भी करते हैं। इन माह शिफ्ट्स वर मेड टू न्यू बेबार्स एंड हंटिंग गैदरर्स वॉज द मेन सबसिस्टेंस एक्टिविटी। और जब माह का महीना आता है पूस के बाद तो दोबारा से ये लोग शिफ्ट करते हैं दूसरी नई जगह पे, और हंटिंग और गैदरिंग तो इनका चलता ही रहता है क्योंकि ये इनका मेन एक्टिविटी है। तो अगर आपको ये नहीं पता है चैत कौन से महीने में अब लगता, आषाढ़, पूस, तो आप एक बार थोड़ा अपनी मम्मी से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। अदरवाइज मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कैसे हिंदू कैलेंडर्स के हिसाब से इन लोगों ने डिवीजन कर रखा है कि किस महीने में ये कौन सा काम करेंगे। The cycle described above took place in first year. In the second year, there was more time for hunting as only a few crops had to be sown and harvested. तो पहले साल में यही साइकिल चलती है जो मैंने ऊपर आपको बताई। दूसरे साल में क्या होता है कि इनके पास ज़्यादा टाइम होता है शिकार के लिए क्योंकि इनको ज़्यादा क्रॉप्स नहीं उगाने होते हैं। बट सिंस देयर वॉज इनफ फूड द मैन लिव्ड इन दी बेबार्स। It was only in the third year that the diet had to be supplemented with the forest products. तो तीसरे ही साल में ऐसा होता है कि ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे आ जाता है। इस प्रकार का ये पूरा जो भी थ्योरी है ये किसने दी है? एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी है। अब यहाँ पर हमें फोटो में दिखाई दे रही है एक संथल ट्राइबल कम्युनिटी की गर्ल जो कि फायर वुड को लेके जा रही है। बिहार का ये फोटो है 1946 का। फायर वुड क्या है? वो लकड़ियां जिनसे ये चूल्हा वगैरह अपना जलाते हैं, उस लकड़ी को लेके जा रहे हैं। चिल्ड्रंस गो विद देयर मदर्स टू द फॉरेस्ट टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बच्चे भी जाते हैं अपनी मम्मियों के साथ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बटोरने के लिए।